बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स की क्लास को खुशामदीद। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 जो था वो मुकम्मल हो गया था हमारा। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। इसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। इस चैप्टर में आप फिजिक्स की 3 अहम तरीन चीज़ों को समझेंगे। पहली चीज़ है उनमें से वर्क, दूसरी है पावर और फिर तीसरी चीज़ होगी एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्क के हवाले से। वर्क क्या होता है जी? ये वर्क की डेफिनेशन है फिजिक्स के अंदर। ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क इज सेड टू बी डन। देखिए, आम लाइफ का जो वर्क होता है और फिजिक्स में जो वर्क है, फिजिक्स में ये जो वर्क आपके सामने लिखा हुआ है इस वक्त, और आम लाइफ का जो वर्क है, इसमें बहुत फर्क है। आम लाइफ में जो है वर्क जो है वो अनडिफाइंड है। आम लाइफ के अंदर हम वर्क की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती। आप सीधी सी बात है, आप देखते हैं जी कि वर्क की कोई डेफिनेशन नहीं मिलती। अक्सर हम लोग कहते हैं जी कि वर्क वो होता है जिसमें हमारी कुछ मेहनत लग जाती है, हमारा कोई दिमाग लग रहा होता है। बहुत से काम आपको ऐसे नजर आएंगे जिसमें आपका दिमाग नहीं लग रहा होता, हाथ पैर की मेहनत लग रही होती है। बहुत से काम आपको ऐसे नजर आएंगे जिसमें आपके हाथ पैर की मेहनत नहीं लग रही होती, दिमाग लग रहा होता है। तो फिजिक्स के अंदर आम लाइफ में हम वर्क कहते हैं जी बस अपने पास है जिसके जहन में जो डेफिनेशन बनती है वो बयान कर देता है। कुछ लोग कहते हैं जी कि वर्क वो होता है जिसमें हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है। कुछ कहते हैं जी वर्क वो होता है जिसमें हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा होता है। कुछ लोग कह रहे होते हैं जी वर्क वो होता है जिसमें हमारे जो है हम थक जाते हैं। तो कोई प्रॉपर डेफिनेशन आपको आम लाइफ में वर्क की नहीं मिलेगी। बहरहाल आम लाइफ के अंदर तो वर्क की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिजिक्स ने क्या अच्छा काम किया हुआ है जी? फिजिक्स ने वर्क को डिफाइन किया हुआ है। फिजिक्स ने वर्क की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी थी आपको। अगर आपका काम, आपने किया हुआ काम, आपने कुछ चीज की है और वो उस डेफिनेशन पर पूरा उतर रही है, तो आपको वर्क किया। अगर उस डेफिनेशन में पूरा नहीं उतर रही, आप कहेंगे वर्क नहीं हुआ। ठीक है, तो जरा ये बात क्लियर रखिएगा कि आम लाइफ का वर्क और ये जो फिजिक्स में हम वर्क पढ़ रहे हैं, ये डिफरेंट चीजें हैं। आम लाइफ के वर्क को हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, दो कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। आप जो काम बोलोगे कुछ लोगों की नजर में वो काम नहीं होता। अक्सर हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नहीं पढ़ रहे होते या बैठ के क्रिकेट खेल रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स की नज़र से अगर आप देखोगे वो कहेंगे जी ये काम नहीं है, लेकिन बच्चों की नज़र से देखो, बच्चे थक जाते हैं, काम है। तो आम लाइफ का वर्क डिफाइन नहीं है, जबकि फिजिक्स में वर्क की एक प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क इज सेड टू बी डन। अगर आप किसी भी चीज पर फोर्स लगाते हो, ताकत लगाते हो, और वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, चलना शुरू करता है और कोई फासला, कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस तय कर लेता है, तब आप कहोगे वर्क हुआ है। दो कंडीशन जरूरी है, फोर्स का लगना, फासले का तय होना। ये दो कंडीशन है। अगर ऑब्जेक्ट में फोर्स लगी, फासला तय हुआ, तो आप कहोगे वर्क हुआ है। सपोज करें जी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जा रही है, लेकिन उसने डिस्प्लेसमेंट तय नहीं किया, वो हिली तक नहीं अपनी जगह से, तो हम क्या कहेंगे? फोर्स लगी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ना, तो हम कहेंगे वर्क नहीं हुआ, वर्क इज नॉट डन। ठीक है, तो आम लाइफ के वर्क से डिफरेंट हो गया। मिसाल के तौर पे ये एक ब्लॉक आपके पास मौजूद है, एक बॉक्स है जी, ये बॉक्स है। अगर आपने इस पर फोर्स लगाई, अब फोर्स लगाओगे क्या होगा? अगर ये ज्यादा फोर्स आप लगा रहे हो, इस ऑब्जेक्ट का वजन इतना नहीं है, आप जब इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे तो फिर ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देगा। अब ये चलते चलते आप सपोज कर लीजिए इस पॉइंट पर पहुंच गया और इस दौरान इसने इतना फासला तय कर लिया। अब देखें, फोर्स भी लग गई, फासला तय हो गया, हम कहेंगे वर्क हुआ है। हम क्या कहेंगे? वर्क हुआ है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं फोर्स लगा रहा होता, फासला तय नहीं होता, जैसे कि इन केस कि आप एक दीवार पर ताकत लगा रहे हो। अब आप जब दीवार पर पुश लगाओ हाथों से, अब यहाँ आप फोर्स अप्लाई तो करूँ करूँ कर रहे हो, लेकिन फासला तय थोड़ी होगा, दीवार थोड़ी हिल रही है। दीवार नहीं हिल रही, फासला तय नहीं हुआ, दीवार अपनी ही जगह पर कायम है। तो यहाँ चूंकि डिस्प्लेसमेंट मिसिंग है, हम क्या कहेंगे? वर्क नहीं हुआ। तो सिंपल है फिजिक्स का वर्क। फर्क क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की जाती है और वो फासला तय करता है, तो हम कहेंगे वर्क हुआ है। अगर फोर्स नहीं लग रही या फासला तय नहीं हो रहा या दोनों चीजें नहीं है, दोनों चीजें मिसिंग है, हम कहेंगे वर्क नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमें फिजिक्स में।
फिजिक्स ने वर्क की एक प्रॉपर डेफिनेशन दे दिया। अब अगर आपने देखा कि जी आपका कोई भी वर्क उस डेफिनेशन पर पूरा उतर रहा है, आप कहोगे ये वर्क है। डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा, आप कहोगे ये वर्क नहीं है। मिसाल के तौर पे किताब पढ़ना फिजिक्स की नज़र में वर्क नहीं है। क्यों? डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। आप किताब पढ़ते हुए फोर्स नहीं लगा रहे होते, आप किताब पढ़ते हुए डिस्प्लेसमेंट तय नहीं कर रहे होते, तो ये क्योंकि ना फोर्स है ना डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कोई वर्क नहीं है। आप अगर एक जहाज पर खड़े होकर धक्का लगा रहे हो, या आप एक ट्रेन को धक्का लगा रहे हो, या जैसे एग्जाम्पल में आपके सामने है कि दीवार पे धक्का लगा रहे हो, आप लोगों की भले आप लोग थक जाए, आपको पसीना आ जाए, आपकी हालत खराब हो जाए, आपके मसल्स दर्द करने लग जाए, फिर भी फिजिक्स कहेगी कि इट इज नॉट वर्क, ये वर्क नहीं है, क्योंकि वही डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। आपने फोर्स अप्लाई जरूर कर रहे हैं इन एग्जाम्पल्स में। जहाज पे धक्का लगा रहे हो, आप ट्रेन पे धक्का लगा रहे हो, दीवार पे धक्का लगा रहे हो, फोर्स जरूर अप्लाई हो रही है, लेकिन फासला तय नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, तो हम क्या कहेंगे? वर्क नहीं हो रहा। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्क, कि अगर आपके ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो रही है और उसने कुछ फासला तय किया, तो हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ है, वर्क हैज बीन डन ऑन दी ऑब्जेक्ट। अगर कोई चीज इस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरेगी, हम कहेंगे वर्क नहीं हुआ है, भले वो हमें ऑर्डर लगे। बताया ना, भले हमें ऑर्डर लगे। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं आपको जो बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ, फिजिक्स की नज़र में दिस इज नॉट वर्क, ये वर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो एक जगह बैठ के आपको समझा रहा हूँ ये टॉपिक, मैं वर्क समझा रहा हूँ, लेकिन मैं वर्क नहीं कर रहा। दैट इज नॉट वर्क, बिकॉज आई एम नॉट अप्लाइंग फोर्स, देर इज नो डिस्टेंस कवर्ड। मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा, कोई फासला तय नहीं हो रहा, मैं तो अपनी जगह पे बैठा हूँ। तो फिजिक्स क्या कहेगी? इट इज नॉट वर्क, ये वर्क नहीं है। मैं सुबह से लेकर रात तक पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन फिजिक्स की नज़र में ये वर्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। तो भले आपको ये थोड़ा सा अजीब लगे फिजिक्स का वर्क, या थोड़ा सा आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन देखिए जी यही फायदा है। मैंने आपको कहा ना, आम लाइफ के अंदर आपने वर्क को डिफाइन नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से होता क्या, कंफ्यूजन क्या होती है कि कुछ वर्क कुछ लोगों की नज़र में वर्क है, कुछ लोगों की नज़र में वर्क नहीं है, यही रहता है मसला। आप लोग कहोगे जी कि और ये होती है, मिसाल दी आपको, आप खेल के आते हो, पेरेंट्स की नज़र में ये वर्क नहीं होता, आपकी नज़र में ये वर्क है। ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि डेफिनेशन नहीं है। फिजिक्स ने ये कंफ्यूजन खत्म कर दिया, आपको डेफिनेशन दे दी वर्क की। अब अगर चीज पे आप चाह रहे हो वर्क हो, तो ये डेफिनेशन पर पूरा उतरनी चाहिए। आप चाह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क नजर आ रहा हो, तो इसका मतलब है आप उस पर फोर्स लगाओ, फासला तय करें। तो दैट इज द वर्क ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में वर्क क्या होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करो और वो ऑब्जेक्ट फासला तय कर ले, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर ले, थोड़ा सा या ज्यादा डिस्टेंस आ जाए आपके पास, तो हम कहेंगे जी वर्क हुआ है, द वर्क हैज बीन डन। आगे बढ़ते हैं जी। अब इसके फॉर्मूले पर आते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला है वो है जी ये, W is equals to एफ डी कॉस थीटा। दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क किया गया है उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। इसमें W से मुराद होता है वर्क। इस फॉर्मूले में जो W आ रहा है, W सिंबल है वो वर्क का है, F सिंबल जो है वो फोर्स का है, D से मुराद है जी डिस्प्लेसमेंट, और जो थीटा आ रहा है, थीटा एंगल होता है। ये एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। फोर्स भी एक वेक्टर होती है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है। तो इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम थीटा कह रहे होते हैं। तो तीन चीजें हैं फॉर्मूले में, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तीनों चीजों को, एंगल का आप कॉस ले लो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता चल जाता है वर्क कितना हुआ। उसी एग्जाम्पल को ले जिसमें हमने बॉक्स को मूव किया था, तो सपोज करें अब हम जरा इसको वैल्यूज डाल देते हैं। सपोज करें ये बॉक्स है, सब रुका हुआ है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, कोई फासला तय नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे? इस बॉक्स पे कोई वर्क नहीं हुआ हुआ। अब सपोज करें मैंने 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की। अब जब मैं 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूंगा, तो ये ऑब्वियस बात है कि ये बॉक्स जो है वो मोशन में आ जाएगा, और मोशन में आकर ये एक जगह से दूसरी जगह चला गया। अब इस दौरान इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, लेट्स से कि जी वो 10 मीटर है, तो आपने बॉक्स पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई की और उसने 10 मीटर का फासला तय कर लिया। अब हम कहेंगे बॉक्स पर वर्क हुआ है। हम क्या कहेंगे? बॉक्स पर काम हुआ है, वर्क हुआ है। क्यों? क्योंकि फोर्स भी लग गई, फासला भी तय हो गया। फोर्स अप्लाई हुई कितनी? 5 न्यूटन की, फासला कितना तय किया? 10 मीटर, तो हम कहेंगे वर्क हुआ है।
तो हमने क्या किया जी, हमारे पास बॉक्स था जी, रुका हुआ था, हमने उस पर फोर्स अप्लाई की, वो मोशन में आया और उसने 10 मीटर का फासला तय किया। हमने कहा जी बॉक्स पर वर्क हुआ, कितना वर्क हुआ है जी, फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम कि इस पे कितना वर्क किया है मैंने, इस बॉक्स पर कितना वर्क किया गया है। अच्छा जी, अब फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, फोर्स आपके पास है जी 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आपके पास है 10 मीटर, व्हाट अबाउट द एंगल। अच्छा, अब आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में फोर्स की डायरेक्शन ऐसे, एरो की मदद से आपको दिखाया जा रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ है। सही कह रहे हो ना, फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई की टूवर्ड्स द राइट साइड यू, और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे तय हुआ है। तो दोनों आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान देखें एंगल नहीं है, जीरो है, एंगल है ही नहीं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है, लिहाजा इन दोनों के दरमियान एंगल जीरो है। और कॉस थीटा, थीटा की जगह अगर आप जीरो डाल दो, कॉस की अब ये वैल्यूज हमने डाल दी, फोर्स की जगह हमने डाल दिया 5 न्यूटन है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 10, और थीटा की जगह हमने डाल दिया जीरो। अच्छा, अब ये कॉस जीरो जो होता है, इसको अगर आप निकालें कैलकुलेटर से, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, कॉस जीरो इज इक्वल टू 1, और 1 आप लिखते नहीं हो, बेकार हो जाता है, और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 5 10 था 50, तो ये 50 जूल्स का वर्क हुआ है इस ऑब्जेक्ट से। तो आपने इस ऑब्जेक्ट पर जब 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये मोशन में आया, इसने 10 मीटर का फासला तय किया, वर्क हो गया जी। कितना वर्क हुआ है, 50 जूल्स। इस केस के अंदर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल थी, इनके दरमियान कोई एंगल नहीं था, लिहाजा कॉस थीटा जो है वो कॉस जीरो हो गया, और कॉस जीरो 1 के बराबर होता है। तो इस तरीके से वर्क कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला लेते हैं आप, उसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डालते हैं, एंगल देखते हैं एंगल क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, वो डालते हैं, फिर आप कॉस का जो एंगल होता है उसका कॉस निकालते हैं, मल्टीप्लाई करें, वर्क आ जाता है। आगे बढ़ते हैं जी, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि अभी हमने जो एग्जाम्पल ली उसमें एंगल नहीं था। अब हम जरा एक एग्जाम्पल वाली एंगल वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या मामला होते हैं जी अगर एंगल आ जाता है। सपोज करें जी, ये एक एग्जाम्पल में आप देखें जरा, ये एक आदमी जो है एक बॉक्स को एक रोप बांध कर खींच रहा है। जाहिर बात है, बॉक्स पर जब वो रोप बांध कर खींच रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे, और ये बॉक्स मूव हो रहा है ऐसे, ठीक है, ये आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आ रही है। जाहिर है, देखें यहाँ पे इस एग्जाम्पल में फोर्स भी लग गई और ऑब्जेक्ट चलना भी शुरू कर दिया, फासला भी तय कर दिया, तो वर्क हो गया, फोर्स अप्लाई हो गई, फासला तय हो गया, डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया, लिहाजा वर्क हो गया। अब यहाँ पर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एक एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स से कि जी ये एंगल है 30 डिग्री का। तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल नहीं है, बल्कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एक एंगल बन रहा है। कितना एंगल, 30 डिग्री का। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे वर्क कितना हुआ, फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा, वैल्यूज वही ले लेते हैं। चले, अब फोर्स हमने लगा ली 5 न्यूटन की, फासला जो है वो 10 मीटर का तय हुआ है, और कॉस थीटा की जगह आ गया 30। अब कॉस 30 जो होता है वो होता है 0.866, कॉस 30 की वैल्यू अगर आप निकालो तो 0.866, 5 और 10 को मल्टीप्लाई किया 50, और फिर आपने 50 और 0.866 को मल्टीप्लाई किया तो 43.3 जूल्स का वर्क हुआ है। आप देख रहे हैं, सेम डिस्प्लेसमेंट और एंगल डाला था मैंने। पिछले एग्जाम्पल में भी मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना लिया था, 5 और 10। इस एग्जाम्पल में भी मैंने 5 और 10 लिया, सिर्फ एंगल लिया है मैंने, बढ़ा दिया। पहले एंगल 0 था, वर्क ज्यादा था 50, अब एंगल मैंने बढ़ाया 30 डिग्री का एंगल कर दिया, तो अब आप देख रहे हैं वर्क कम हो गया। यानी एंगल आप डालते जा रहे हो, एंगल बढ़ाते जाओगे, वर्क कम होता जाएगा। पिछले एग्जाम्पल में इसी फोर्स इसी डिस्प्लेसमेंट के साथ 0 एंगल अगर मैंने लिया था तो वर्क था 50। यहाँ मैंने इसी फोर्स इसी डिस्प्लेसमेंट के साथ मैंने 30 का एंगल लिया है, तो हमारे पास वर्क कम हो गया। तो अगर आप किसी एंगल के साथ फोर्स लगा रहे हो तो ना वर्क कम आता है। अगर आपको मैक्सिमम वर्क चाहिए तो आप पैरेलल फोर्स लगाएं, एंगल के साथ फोर्स लगाओगे तो वर्क कम आएगा। इसीलिए अब हम जरा इसका पहले नेचर देख लेते हैं, फिर हम एंगल का इफेक्ट देखेंगे। और नेचर के एतबार से ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, और बस पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती इसमें। लिहाजा ये एक स्केलर क्वांटिटी जाती है। इसके यूनिट की बात करें हम तो इसका फॉर्मूले से यूनिट बना लेते हैं। फॉर्मूला है जी इसका एफ डी कॉस थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, इनके यूनिट्स डालते हैं। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन,
डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, और कॉस थीटा एंगल का कॉस जो होता है ये रेशियो होता है, रेशियो का कोई एंगल नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो जाएगा मीटर, और कॉस थीटा रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये हमारे पास यूनिट आ रहे हैं जी। तो वर्क का यूनिट क्या बन रहा है, न्यूटन मीटर। लेकिन न्यूटन मीटर एक और फिजिकल क्वांटिटी का है, हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर 6 में, टॉर्क का। टॉर्क का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर है। तो ये जरा कंफ्यूजन हो जाती है कि जी दो फिजिकल क्वांटिटी का एक ही यूनिट बन रहा है न्यूटन मीटर। तो हमने क्या किया जी, टॉर्क के लिए तो हमने न्यूटन मीटर रहने दिया, जबकि वर्क में न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं। तो वर्क का यूनिट जो है वो जूल कहलाएगा। हालांकि बात एक ही है, जूल कितना होता है, जूल का मतलब ही यही है न्यूटन मीटर। बस हमने कंफ्यूजन ना हो इस वजह से हमने जरा अलग अलग कर दिया। न्यूटन मीटर लगाते हैं हम टॉर्क के लिए, जूल लगाते हैं हम वर्क के लिए। तो दैट इज द वर्क। ये वर्क हो गया जी। वर्क क्या होता है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करो और वो फासला तय करे तो आप कहोगे कि जी उस ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ है। वर्क का फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा। एफ से मुराद है फोर्स, डी से मुराद है डिस्प्लेसमेंट, थीटा से मुराद है एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वर्क का यूनिट जो बना वो बनता है जूल। अब हम जरा देखते हैं इफेक्ट ऑफ द एंगल। एंगल जो होता है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास बॉक्स है जी, इस पे आपने फोर्स अप्लाई की, इसको आपने ऐसे मूव कराना है, आपने इसको इस तरह मूव करना है और इसी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर दो। जैसे अभी हमने पहली एग्जाम्पल में लिया था, तो एंगल 0 होता है इस केस में। ठीक है, अभी हम ये एंगल का इफेक्ट पढ़ेंगे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लिएगा कि एक ही जैसा लगा रहे हो आप, एक ही जैसी फोर्स अप्लाई कर लो और एक ही जैसा फासला तय हो रहा है, सिर्फ एंगल में हम तब्दीली करेंगे और देखेंगे वर्क में क्या तब्दीली आ रही है। ठीक है, तो सपोज करें आपके पास ये बॉक्स है, आपने इसको ऐसे मूव करना था जी, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और आपने इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करी। तो इस सिचुएशन के अंदर आपके पास एंगल हो गया 0, कोई एंगल नहीं है, क्योंकि जब दोनों चीजें पैरेलल होती है तो उनके दरमियान कोई एंगल नहीं होता। लिहाजा फॉर्मूला लिया वर्क का एफ डी कॉस थीटा, और थीटा की जगह हमने डाल दिया 0, क्योंकि यहाँ पर एंगल नहीं है। और कॉस 0 जो है वो 1 के बराबर होता है और 1 आप लिखते नहीं है, तो वर्क आपका रिड्यूस होके कितना हो गया जी, खाली एफ डी। ये मैक्सिमम वर्क है, पॉजिटिव वर्क कहलाता है। ये मैक्सिमम है। आपको अब जो आप जितना एंगल बढ़ाते जाओगे आपका वर्क कम होता जाएगा। तो ये हद से हद या सबसे ज्यादा वर्क है इस फोर्स के साथ, और पॉजिटिव वर्क कहलाता है। तो इस वर्क को हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। और वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होती है, इनकी डायरेक्शन सेम होती है, उस वक्त हम कहते हैं कि जी वर्क जो है वो पॉजिटिव है और वर्क जो है वो मैक्सिमम है। फिर दूसरा सिचुएशन देखते हैं जी। अब आपको बॉक्स को डायरेक्शन तो सेम है जी, डिस्प्लेसमेंट की इसी तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन अब आप फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, वर्टिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी, अभी भी आपको फासला उतना ही तय करना है, फोर्स उतनी ही है, बस अब आप जो है उसमें लंबाई के अंदर फोर्स लगा रहे हैं। तो अब आपके पास जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वो हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री फॉर्मूला लिया वर्क का, इसमें कॉस थीटा की जगह हमने डाल दिया 90। अब कॉस 90 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से लो तो 0 आती है, और 0 से जब आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खत्म ही हो जाता है, 0 हो जाता है। तब ये कॉस 90 हो जाएगा 0, और 0 से जब आप एफ डी को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 वर्क, यानी कोई वर्क नहीं होगा। आप इस ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स ऐसे अप्लाई करोगे ना, आपने हॉरिजॉन्टल मूव करना है और आप वर्टिकल फोर्स अप्लाई करें तो फिर कोई वर्क नहीं हो रहा होगा इस ऑब्जेक्ट में, सारी फोर्स आपकी जाया हो रही होगी, यू हैव नो वर्क। तो आप देखें, आपने सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, आपने सिर्फ उसका एंगल चेंज कर दिया। आपके पास पिछली एग्जाम्पल में दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल थी, एंगल 0 था, तो मैक्सिमम वर्क मिल रहा था, और आपने उसका अब एंगल चेंज कर दिया और अब आपने फोर्स को वर्टिकल लगाया जिससे एंगल हो गया 90 डिग्री। तो अब आपकी फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, फिर भी कोई वर्क नहीं होगा। क्यों वर्क नहीं होगा, क्योंकि एंगल 90 की वजह से आपका वर्क नहीं बनता। तो इसको हम कहते हैं 0 वर्क। तो 0 वर्क कब होगा, कोई वर्क कब नहीं होगा, जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लगा रहे हो लेकिन वो दोनों परपेंडिकुलर अगर हो, दोनों के दरमियान 90 का एंगल बनता हो, तो फिर आपकी फोर्स जाया हो जाएगी, आपकी फोर्स से कोई वर्क पैदा नहीं होगा। तीसरी एग्जाम्पल लेते हैं जी। अब हम फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं।
आपने डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे प्रोड्यूस करना है और आपने फोर्स लगा दीजिए लेफ्ट साइड पे, तो अब आपके दरमियान फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो हो गया जी 180 का। अब ये एंगल जो है एक स्ट्रेट लाइन के दरमियान जो एंगल होता है, ये देखिए ये एंगल, ये 180 का एंगल हो गया। फॉर्मूला लिया इसमें 180 कॉस, जब आप 180 का निकालते हैं तो -1 आता है, ठीक है। 180 का कॉस जो है वो -1 होता है। वन माइनस तो आप लिखते हो, सॉरी 1 तो आप लिखते नहीं है, माइनस साइन आ जाएगा तो अब आ जाएगा FG। अब आप देख रहे हैं वर्क नेगेटिव हो गया, नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन का फिजिक्स में मतलब क्या होता है कि जी अपोजिट डायरेक्शन। तो आप देख ले, आपको आप जब इस तरह फोर्स लगाओगे तो आपका ये ब्लॉक जो है वो लेफ्ट साइड पे जाएगा। आपने इसको मूव करना था राइट साइड पे, जा रहा है ये लेफ्ट साइड पे, यानी उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है ना, उल्टी डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, तो इसलिए नेगेटिव आ गया। तो इसका हम कहते हैं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, उल्टी डायरेक्शन में लग रही है। तो हम क्या देखते हैं जी कि हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट एक ही जैसा रखें, हम फोर्स एक ही जैसी लगा रहे हो, लेकिन फोर्स लगाने के साथ जो वर्क प्रोड्यूस होता है वो एंगल पे बड़ा डिपेंड करता है। अगर आप फोर्स को जिस डायरेक्शन में आपने मूव करना है ऑब्जेक्ट, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो आपका वर्क होगा पॉजिटिव। अगर आपको जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव करना है आप वर्टिकल फोर्स लगा दो, परपेंडिकुलर फोर्स लगा दो, तो फिर आपका वर्क होगा 0। और अगर आपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है और आप अपोजिट डायरेक्शन में वर्क लगा दो तो आपका वर्क जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए कभी ठेले को मूव करना हो तो जिस डायरेक्शन में मूव करना हो ना, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, ज्यादा वर्क मिलेगा। अगर आपने हॉरिजॉन्टल मूव करना है, आप वर्टिकल फोर्स लगाओगे कोई वर्क नहीं होगा, और अपोजिट फोर्स लगाओगे तो नेगेटिव वर्क हो जाएगा। तो हमने क्या देखा जी कि अगर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है, हम सिर्फ एंगल में तब्दीली करते तो भी वर्क में फर्क आ रहा है। अगर एंगल 0 है तो वर्क पॉजिटिव, एंगल 90 डिग्री का है तो वर्क 0, एंगल 180 डिग्री का है तो वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा। फिर उसके बाद वर्क कंप्लीट करते हैं। तो हम क्या देखते हैं जी कि ये हमारे पास बॉक्स था, इसको इस डायरेक्शन में, अभी हमने इफेक्ट ऑफ एंगल वाले टॉपिक को समराइज करते हैं जी। ये हमारे पास बॉक्स था, हमें इसको ऐसे मूव करना था। अगर मैं इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, एंगल 0 वर्क पॉजिटिव, एंगल 0 वर्क पॉजिटिव। अगर मैं वर्टिकल फोर्स लगाता हूँ, लंबाई में फोर्स लगाता हूँ, मुझे हॉरिजॉन्टल मूव करना है, मैं इसको वर्टिकली फोर्स लगा रहा हूँ, तो फिर अब मेरे पास यहाँ एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, और उस 90 डिग्री एंगल की वजह से कोई वर्क नहीं हो पाएगा, कोई वर्क नहीं होगा जी। और अगर मैं ऐसे लगा देता हूँ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारे पास अब एंगल हो जाएगा 180 का, और वर्क जो है वो पैदा जरूर होगा, वर्क जरूर होगा इस ऑब्जेक्ट पर वर्क, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इन दी अपोजिट सेंस, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क पैदा होगा। ठीक है, तो ये हमने 3 अभी चेक भी किया हमने बकायदा फॉर्मूले से। तो अगर आप ऐसे फोर्स लगाते हो पॉजिटिव वर्क, ऐसे फोर्स लगाते हो 0 वर्क, ऐसे फोर्स लगाते हो तो नेगेटिव वर्क। आप देख रहे हैं पैटर्न बन रहा है जी, पॉजिटिव से 0 होता जा रहा है, 0 से नेगेटिव, यानी जितना आप एंगल, यहाँ 0 है एंगल, देखें यहाँ एंगल कितना है 0। अब आप एंगल जितना इंक्रीज करते जा रहे हैं, आपका वर्क जो है वो पॉजिटिव से आहिस्ते आहिस्ते रिड्यूस होके 0 हो गया। जैसे आपका एंगल 90 हुआ, वर्क हो गया 0। फिर आप मजीद एंगल बढ़ा रहे हैं जी, 90 से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते आप 180 तक ले गए, तो आपका वर्क जो है वो 0 से नेगेटिव होता गया, नेगेटिव होता गया और बढ़ता गया। तो हम क्या पैटर्न देख रहे हैं जी कि वर्क डिक्रीज हो रहा है। जितना आप एंगल बढ़ाते जाओगे वर्क विल डिक्रीज। आपका एंगल 0 है उस टाइम पे सबसे ज्यादा वर्क होता है। अब अगर आपने एंगल बढ़ा दिया 1, 2, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, आपका जो वर्क है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा जी। वर्क कम होते 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 जैसे आपका एंगल 90 तक पहुंचेगा, आपका वर्क हो जाएगा 0, सारी फोर्स आपकी जाया हो रही होती है। फिर आप मजीद अगर एंगल बढ़ाते जाओगे, 90 से 100 कर दिया, 110, 120, 130, तो फिर अब आपका वर्क 0 से नेगेटिव की तरफ चले जाता है, -10, -20, -30, इस तरह नेगेटिव की तरफ चल जाता है। तो आप जितना एंगल इंक्रीज करते जाओगे, वर्क जो है वो उतना डिक्रीज होता रहता है, उतना कम होता रहेगा। तो बेहतर यही है कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई करनी, जिस डायरेक्शन में आपने मूव करना है ना ऑब्जेक्ट को, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, ताकि एंगल 0 हो, उस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा वर्क मिलेगा। एंगल अगर आप एक एंगल के साथ लगाओगे, जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल देखी थी कि इंसान डब्बे को रस्सी की मदद से लेके जा रहा था, तो आपने खुद देखा, पहले हमने उस पर पैरेलल फोर्स लगाई तो 50 जूल का वर्क हुआ था,
और जब रस्सी की मदद से एंगल दे दिया था तो 48 जूल्स का वर्क हुआ था। तो ये हमारे पास था जी वर्क का टॉपिक। इंशाल्लाह पावर का टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको